नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करेंगे सिरसा से, जहां पर एलनाबाद हल्के में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। हल्के के 1,86,000 मतदाता 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनेलो से अभय सिंह चौटाला, भाजपा जजपा से गोविंद कांडा और कांग्रेस में पवन बेनीवाल में मुकाबला माना जा रहा है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वोटिंग अब 2 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। वोटिंग को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई और बूथ पर लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिली। बुजुर्गों में भी खासतौर पर उत्साह देखने को मिला और पुलिस की सतर्कता भी लगातार अलग अलग बूथ पर देखने को मिली है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से एलनाबाद उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में। सभी अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा दर्ज किया गया है और कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और जजपा समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और साथ ही साथ इनेलो के उम्मीदवार के बीच में देखने को मिल रहा है। 2 तारीख को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। अब फिलहाल सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से दिन भर मतदान हुआ और अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आपको बता दें कि दिन भर वोट डाले गए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ज़बरदस्त मतदान की तस्वीर है। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही मतदाता अपने घरों से बाहर निकल करके पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। चाहे बुजुर्ग मतदाता हों या फिर युवा और महिलाएं भी खासी तादाद में घरों से बाहर निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंची, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बूथ पर भी लंबी लाइनें देखने को मिली। साथ ही साथ बुजुर्गों ने भी मतदान के प्रति उत्साह दिखाया और मतदान केंद्र पर पहुंच करके लाइन में लग करके अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। एकमात्र विधानसभा सीट यानी एलनाबाद के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया आखिर खत्म हो गई। कल सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और देर शाम अब 6 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई है। अधिकांश गांव, अगर मैं दर्जनों गांव की बात करूं, वहां पर 90% से ज़्यादा मतदान जो है वो 5 बजे तक संपन्न हुआ था। उसके बाद और भी मतदान हुआ होगा। ठीक इसी तरह से शहरी इलाके की अगर बात करें, वहाँ भी 80% के करीब मतदान की खबरें हैं। बहरहाल अब जो ईवीएम मशीनें हैं उनको सील किए जाने की कवायद जो है वो पूरी की जा चुकी है। आप देख पाएंगे एक मतदान केंद्र एक बूथ के बाहर इस वक्त मौजूद है। अंदर तमाम औपचारिकताएं जो है निभाई जा रही हैं। हालांकि पूरे, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 211 बूथ जो है बनाए गए थे और उनमें से अगर मैं बात करूं बूथों की, 121 बूथ ऐसे थे जो कि संवेदनशील व अति संवेदनशील थे, जिन पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस कर्मचारियों की यानी 4000 से ज़्यादा कहीं न कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। पूरी तरह से ये दरवाजे जो है इस मतदान केंद्र की, इस बूथ के बंद कर दिए गए हैं और अंदर जो है तमाम जो कायदगियाँ, तमाम औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। हालांकि मुद्दों की अगर बात करूँ, इस इलाके में जिस तरह के मुद्दे थे, चाहे किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे थे या फिर विकास के मुद्दे थे, लोगों ने पूरी तरह से, हालांकि पत्ते खोले नहीं थे। जिस तरह के कयास लगाए गए थे कि महज और महज किसान आंदोलन जो है वो मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अधिकांश गांव ऐसे थे जहां पर विकास के मुद्दे पर बात की गई, जहां पर और दूसरे मुद्दे, इलाके के जो दूसरे मुद्दे थे उन पर चर्चा की गई। एलनाबाद से सहयोगी अमर सिंह जानी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। उधर वोटिंग के बाद 2 नवंबर को एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। एलनाबाद से रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। मतदान की प्रक्रिया का प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया तमाम पूर्ण होने के बाद अब बारी आती है मतगणना की। उसके लिए भी तैयारियों को पहले से अमली जामा पहनाया जा चुका है और मतगणना जो है एलनाबाद हल्के की अगर मैं बात करूं, तमाम 211 बूथों की जो ईवीएम मशीनें हैं उनको चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर लॉ भवन में ले जाया जाएगा। 4 टियर सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी इसी तरह की सुरक्षा। हालांकि जो बूथों पर, जो मतदान केंद्रों पर जिस तरह की सुरक्षा देखी गई थी, चाहे जो RAF के जवानों की बात करें, CRPF के जवानों की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की बात करें, पूरी तरह से पूरे अमले को यहाँ पर तैनात किया था। ठीक उसी तरह
तरह से उससे भी कड़ी सुरक्षा के पहरे में ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा। 2 तारीख को अल सुबह मतगणना प्रारंभ की जाएगी और जल्द से जल्द उसके परिणाम भी, क्योंकि ईवीएम मशीनों से परिणाम आने हैं और महज एक हल्के की गणना की जानी है। ऐसे में अब पूरी तैयारियां जो है, जिस तरह से ईवीएम मशीनों को सील किए जाने के बाद उनको ले जाने की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर लॉ भवन में लिए जाने की है कवायद है, उसके बाद उनको वहां पर कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच रखा जाएगा। यानी इंतजार अभी करना पड़ेगा 2 तारीख का, उसके बाद परिणाम जारी होंगे। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह जानी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। मतदान। वहीं 3 कृषि कानून के विरोध में पिछले 11 महीने से बंद हरियाणा का टीकरी बॉर्डर आधा अधूरा खुल जाएगा। बॉर्डर पर केवल एम्बुलेंस और बाइक को रास्ता दिया जाएगा, जबकि गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। टीकरी बॉर्डर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुलेगा। किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक में फैसला किया गया है। वहीं गाड़ियों के आवागमन को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद फैसला हो सकता है। फुट का रास्ता खोलने के लिए ऐसी सहमति बन गई है। 2 व्हीलर लंघेगा, पैदल लंघेंगे और ऑटो आएगा उधरले पासे सवारी तार के मुड़ जाएगा, इधर ऑटो आएगा इधर सवारी तार के मुड़ जाएगा। ये शाम को 8 बजे बंद हो जाएंगे, सवेरे 7 बजे तक बंद रहेगा, दिन चलेगा। 7 से लेकर शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। हाँ, खुला रहेगा। अच्छा, रात में बंद रहेगा। रात में बंद। और 2 व्हीलर और एम्बुलेंस के लिए? हाँ, एम्बुलेंस। 3 व्हीलर? हाँ, 3 व्हीलर। 2 व्हीलर का क्या स्टेटस है सर? जो 3 व्हीलर के लिए दिल्ली पुलिस कह रही थी ऑटो उधर आपकी सवारी तारेगा, वो उधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। अच्छा, हरियाणा वाले हरियाणा में छोड़ के मुड़ जाएंगे और दिल्ली में जाएंगे। अच्छा, ऑटो को आप परमिशन नहीं दे रहे, सिर्फ 2 व्हीलर ना कोई कोई इमरजेंसी व्हीकल हो, इमरजेंसी एम्बुलेंस, बाकी पैदल वाले एम्बुलेंस, इसके अलावा कोई नहीं। नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। उधर तीनों कृषि कानूनों को सही ठहराते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। अभी तक किसी भी पार्टी या संगठन ने नहीं बताया कि कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है। वहीं खाद की कमी पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया है। वास्तव में जिस तरह से नमक को लेकर के अफवाहें फैलाई गई थी, उसी तरह का ये मामला है। तक मैं समझता हूँ केवल जिद है, क्योंकि तीनों कानून जो है 100% किसान के हित में है। आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी किसान संगठन ये सीधी नहीं कर सका कि कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है। मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जब ये आंदोलन चला तो इस बात पे आंदोलन चला था कि जो किसान की पेमेंट है डायरेक्ट करने की बात थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि किसान को डायरेक्ट पेमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा और आड़ती का चोली दामन का साथ है। लेकिन हमने अब की बार डायरेक्ट पेमेंट की, तो अभी आप किसान से जाके पूछ सकते हैं कि उसका लाभ है नुकसान है। स्वाभाविक ही है कि पेमेंट जब किसान के पास होगी तो किसान अप्रेंड होगा, और वही पेमेंट अगर आड़ती के पास होगी तो आड़ती अप्रेंड होगा। तो एक तो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया, उस सब पता चल गया, और बाकी के जब इम्प्लीमेंट होंगे तो तब किसान को पता चलेगा कि ये तीनों ही कानून जो है 100% किसान के हित में है और उसकी तरक्की का रास्ता खोल रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है। अभी तक जितना अभी तक खाद है वो पिछले खाद से ज्यादा है। जितना हर साल खाद खरीदा जाता था उससे ज्यादा खाद है। एक घबराहट पैदा कर दी, जैसे आपका ध्यान होगा कुछ साल पहले ना एक बार एक घबराहट पैदा कर दी थी कि नमक खत्म हो जाएगा, तो दुकानों में नमक ही नहीं रहा था। अब नमक जैसी चीज खत्म कर दी थी। डीएपी तो फिर भी है। आज की तारीख में बिल्कुल भी डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो घबराहट पैदा कर दी, जिसके अभी तक धान नहीं कटे, वो भी लाइन में लग के खड़ा है कि मुझे भी डीएपी भी दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि 1 एकड़ जमीन भी कहीं ऐसी नहीं होगी जो बिना डीएपी के उसको बोनी पड़ेगी। निश्चित तौर से टाइम पे उसको डीएपी मिलेगा, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ना ही स्टॉक करने की जरूरत है। डीएपी पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है उसकी। एक घबराहट पैदा करती है उसकी वजह से। संस्कृत मॉडल स्कूल में जो पोस्टें खाली हैं वहाँ हमारा पूरा प्रयास है, इंटरव्यू चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में हमने टीचर वहाँ नियुक्त कर भी दिए हैं, और जो टीचर रिटायर दे रहे हैं उनको भी हम रीएम्प्लॉयमेंट दे के दोबारा वहाँ टीचरों को पूरा करने का हमारा प्रयास है। लेकिन विभाग में टीचरों की कमी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कोरोना के कारण काफ़ी कुछ जो हम करना चाहते थे वो काफ़ी काम कर नहीं सके, लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में जल्दी टीचरों की वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है और इसके आधार पर वहां की जनता में खुशी है, और इसीलिए प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जिससे सभी लोगों में प्रसन्नता आए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी संभव है। सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है। गांव को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिक बनाने के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर हो गए हैं,
इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जमीन का खसरा और किला नंबर आसानी से याद रह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। उनकी मांग को वार्ड सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद में से कोई एक सिफारिश करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पोर्टल पर स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, गलियों के निर्माण, शिवधाम विकास योजना आदि के बारे में ऑनलाइन मांग की जा सकती है। इसी प्रकार नागरिकों की ऑनलाइन सूचना और सेवाओं के लिए जन सहायक ऐप बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्ले वे स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। इसके अलावा गरीब मेधावी विद्यार्थियों को जेईई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुपर 100 कार्यक्रम में शिक्षा दिलवाई जा रही है। इनमें उच्च क्वालिटी की शिक्षा दिलवाने पर फोकस किया जाए ताकि शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समर्पण ऐप के माध्यम से स्वेच्छा से वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पौधारोपण के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी सेवाएं ली जा सकें। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में 32 करोड़ 74 लाख की लागत से अपग्रेड किए गए पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा, मेयर सुमन बाला और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू हो जाने से अब क्षेत्र की कॉलोनियों और सेक्टर्स में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल पाएगी। देखिए, आज यहाँ पर प्रतापगढ़ में हमारा यहाँ पर 112 MLD का मेन पंपिंग स्टेशन का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ हमारे बड़कल की लोकप्रिय विधायिका सीमा त्रिखा जी, मेयर अपनी सुमन बाला जी, यहाँ की निगम पार्षद हमारी सपना डागर जी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला, इन सब एरिया में पानी के डिस्पोजल की बहुत बड़ी समस्या थी। सीवर ओवरफ्लो होता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने यहाँ पर 32 करोड़ 74 लाख की लागत से इसका अपग्रेडेशन कराया है। इस पंपिंग स्टेशन का पहले ये 40 MLD का था, अब 112 MLD का हो गया है। तो अब जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या इस बहुत बड़े एरिया में थी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, नंगला, झाड़ सैतली, 24 सेक्टर, 25 सेक्टर, उससे अब निजात मिलेगी। एक बहुत बड़ी लोगों को राहत मिलने वाली है इससे। वहीं बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंदर 4 सेक्टर में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाए गए स्ट्रीट लाइटों के काम का शुभारंभ किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा में सभी सेक्टर्स में स्ट्रीट लाइट लगा करके जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टरों की सड़कों के साथ साथ बाकी मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 के आशियाना सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लगाई जा रही 178 स्ट्रीट लाइटों के काम का शुभारंभ किया। इसके अलावा करीब 110 नए पोल भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। आज जो 62, 65 का जो 64 का जो सारा अपने जो लाइट का जो LED लाइट की जो करी है, ये सारे पोल लाइट सारे चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर पर डिवाइडर रोड पे है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उन पर भी लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा, जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं या बड़ी लाइन डलनी है, उसका भी जैसे लोड के हिसाब से है, उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का काम करेंगे। गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई पर बयानबाजी तेज हो गई है और इसी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में बहुत सारे दुश्मन बनाए तो बहुत सारे दोस्त भी बनाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से MP हूँ। देखो, मैं पिछले कितने 18-20 साल से MP हूँ और कुछ मैंने दोस्त बनाए हैं, कुछ मैंने दुश्मन बनाए हैं। तो जो लोग पूछते हैं और जिनसे आप पूछते हो, मेरे दुश्मन से पूछते हो, मेरे दोस्तों से पूछते। उधर कैथल की सीवन मंडी में किसानों की लेट पेमेंट करने के एवज में खरीद एजेंसियों ने आड़तियों से पेमेंट तो काट लिया,
लेकिन राशि ना तो किसानों को दी गई और ना ही वापस आड़तियों को दी गई है। इसका आड़ती एसोसिएशन ने विरोध जताया है। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि कुछ अधिकारी जानबूझकर उस ब्याज की राशि को जब्त किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीवन मंडी में ऐसे 26-27 आड़ती हैं जिनकी लाखों रुपए की पेमेंट रुकी हुई है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द किसानों को या उनको ब्याज से काटी गई राशि वापस लौटाई जा सके। मामले को लेकर डीएफएससी प्रमोद कुमार का कहना है कि उनके पास ऐसे जितने भी किसानों की डिटेल आई है सभी के खातों में राशि भेज दी थी और अगर अब भी किसी आड़ती या किसान की पेमेंट रुकी हुई है तो वे डिटेल दें, उनकी राशि जारी कर देंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब बाजार में ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ गई है। बाजार में तमाम पटाखा गोदामों में दुकानों पर ग्रीन पटाखों की मुहर लगे पटाखे बिक रहे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे देश भर में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ग्रीन क्रैकर्स की डिमांड बढ़ी है। आपको दिखाना भी चाहेंगे, इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद है। गुरुग्राम में आपको दिखाना चाहेंगे ये गाजीपुर में पटाखों के गोदाम है, जहां पर जो अगर बात की जाए तो अब क्योंकि पटाखों की बिक्री वो बढ़ी है, खासकर क्योंकि दीपावली नज़दीक है। दोनों तरफ अगर जहाँ भी हम नज़र डालें अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पटाखों के जो गोदाम है वो यहाँ पर दिख जाएंगे जगह जगहों पे। अगर बात करें तो किस तरीके से, हालांकि तमाम जगहों पर दुकानों के बाहर, गोदाम के बाहर अगर बात करें तो इस तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं ग्रीन पटाखों के। ये ग्रीन जो पटाखे हैं वो यहाँ पर जरूर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कहा जा रहा है ग्रीन पटाखे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि ग्रीन पटाखों को ही बेचा जाएगा और ग्रीन पटाखे ही मार्केट में कोई बन सकेंगे। इसके अलावा यदि कोई और पटाखा चलता है तो उसको लेकर के कार्रवाई होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम गोदाम में जो है लोगों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, दीपावली को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर अगर बात करें तो इनसे भी पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद किस तरीके का आपका सेल पे फर्क पड़ा है, लोग आ रहे हैं या नहीं? सर, लोग तो परचेज कर रहे हैं ग्रीन माल, क्योंकि 2 सालों से पटाखे पर बैन लगा हुआ था। अब ग्रीन माल आने से थोड़ा सेल में ठीक आया है। ग्रीन माल आने से तो गवर्नमेंट जो ग्रीन माल लागू करा है गवर्नमेंट ने वही हम बेच रहे हैं। इसके अलावा कोई माल मार्केट में नहीं आ रहा। दिखाना चाहेंगे हम किस तरीके से ये ग्रीन पटाखों पर इस तरीके से एक बाकायदा संदेश, ये एक मोहर जो है ग्रीन फायर वर्क्स, ये लिखा हुआ है CSIR नीरी इंडिया। ये जिस तरीके से बात करें ग्रीन क्रैकर्स की, हर डब्बे पे अगर बात की जाए इस तरीके से बाकायदा मोहर जो है वो लिखा हुआ आता है, जो कि एक पहचान है ग्रीन क्रैकर्स की। और मार्केट में हालांकि लगभग सभी उसी तरीके के पटाखे होते हैं। चाहे अनार की बात की जाए, इसको हम जिस तरीके से अगर बात करें गोल चक्री या कोई जलेबी, अलग नाम इसे कहा जाता है। आप देखेंगे सब पर जो है ग्रीन क्रैकर्स जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो इसकी डिमांड लोगों में बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग भी जो है अपने घरों से बाहर निकल के इस दीपावली के लिए ग्रीन पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर बात की जाए तो दीपावली के बाद अगर इस तरीके से अब कुछ दिन बाकी हैं तो लोगों अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और खासकर इस दौरान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को इंतजार था कि आखिर बम बजाने वाले की अनुमति क्या होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है केवल ग्रीन पटाखे ही खरीदे बेचे जाएंगे, ग्रीन पटाखे ही। हालांकि इसको लेकर के एक बार स्पष्ट कहिए कि ग्रीन पटाखों के अलावा कोई और ऐसा होता है यहाँ पर प्रदूषण पटाखे जलाए जाते हैं तो उसके लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस जो प्रमुख हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में इसको देखते हुए कंपनी के द्वारा ग्रीन पटाखे जो हैं वो मार्केट में उतारे गए हैं। तमाम जगहों पे बाकायदा बोर्ड भी लगाए गए हैं और उसके तहत ग्रीन पटाखे अब मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में भी काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।